अमेरिका में पिछले 48 घंटों में एकता कपूर के सीरियल से भी ज्यादा ड्रामा दिखने को मिला है। कहीं आंसू खुशी के, कहीं आंसू दुख के, गुस्सा बहुतों का डेमोक्रेटिक पार्टी पर और बहुतों का डोनाल्ड ट्रंप के जीत पर। कहीं पार्टी ऑल नाइट हो रही है तो कहीं मायूसी और तन्हाई का मंजर। लिबरल पब्लिकेशंस के हेडलाइन चीख चीख के अपना गुस्सा जाया कर रही हैं। रोलिंग स्टोन्स कहती है अमेरिका इलेक्ट्स कन्विक्टेड फेलन टू बी प्रेसिडेंट। वैनिटी फेयर कहती है डोनाल्ड ट्रंप विंस 2024 इलेक्शंस पुटिंग डेमोक्रेसी ऑन द ब्रिंक। लेफ्ट लीनिंग पब्लिकेशंस और सोशल मीडिया अकाउंट्स लोगों को बार बार याद दिला रही है कि जिस बंदे को अमेरिकंस ने फिर से व्हाइट हाउस में भेजा है वो जनवरी 6 कू का रिंग लीडर था, कन्विक्टेड फेलन है, एडजुडिकेटेड सेक्स अब्यूजर है, 2020 इकोनॉमिक इंप्लोजन और कोरोना वायरस मिसमैनेजमेंट का जिम्मेदार है। वो मिसमैनेजमेंट जिसके चलते 1 मिलियन अमेरिकी लोगों की जानें जा चुकी थी। उस ट्वाइस इंपीच्ड कन्विक्टेड फेलन को यूएसए ने फिर से चुना है एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ट्रंप के क्रिटिक्स का मानना है कि अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप अमेरिका के पॉलिटिक्स में भूकंप ले आएंगे। मास डिटेंशन होगा, डिपोर्टेशन ऑफ माइग्रेंट्स करेंगे, अपने पॉलिटिकल एनिमीज के खिलाफ एजेंसीज को लगाएंगे, प्रेस को कंट्रोल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में और भी ज्यादा कंजर्वेटिव जजेस को ठूसेंगे, यहां तक कि अपने सिटीजंस के खिलाफ मिलिट्री का इस्तेमाल करेंगे। और ये तो बस ट्रेलर है, ये सब तो होने वाला है, ये तो एक्सेप्टेड बात है। सोशल मीडिया पर अगर आप खंगालोगे ट्वीट्स को तो आपकी लंबी फहरिस्त मिलेगी कि ट्रंप क्या करने वाला है, उसका असली एजेंडा क्या है। ट्रंप एक पॉलिटिकल पावर ग्रैब करेंगे, फेडरल और कोर्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, अपने आप को एक ऑटोक्रेटिक लीडर बना देंगे, अबॉर्शन पर बैकडोर बैन लगवा देंगे, वो भी कांग्रेस की अनुमति के बिना। क्लाइमेट क्राइसिस के प्रति जो प्रोटेक्शंस हैं वो हट जाएंगी और स्टूडेंट डेट वापस आ जाएगी। जनवरी 6 इंसरेक्शन में शामिल लोगों को सरेआम पार्डन कर दिया जाएगा और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को अबॉलिश कर दिया जाएगा। लिस्ट और भी लंबी है बट यू गेट माई पॉइंट। आत्ममंथन नाम की चीज तो लिबरल पार्टीज और लिबरल सपोर्टर्स में है नहीं। गलती हमेशा सिस्टम की होगी या लोगों की गलती होगी। हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सुपीरियर सोच आज दुनिया भर में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीज को एक विलुप्त प्रजाति बनाकर छोड़ चुका है। इसीलिए दुनिया भर में राइट ऑफ सेंटर या एक्सट्रीम राइट पार्टीज आज पावर में आ रही हैं और अमेरिका में हैरिस की हार और ट्रंप की जीत इस बात को दर्शाता है कि ऑर्डिनरी वोटर्स को ऊंचे विचारधारा, मॉरल लेक्चर्स, ग्रैंड स्टैंडिंग, हिपोक्रेसी भरे शब्द पसंद नहीं है। अरे भैया, एक नॉर्मल इंसान को आज के डेट में आटे दाल का भाव, पेट्रोल का दाम, बच्चों की परवरिश, लीगल इलीगल इमिग्रेशन जो हो रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस, जॉब, इन सब मुद्दों से ज्यादा कनेक्ट मिलता है। सच है, मैं मानता हूं सच है, रेस और जेंडर इश्यूज हैं। कमला हैरिस के लिए एज अ वुमन ऑफ कलर इन अमेरिका लड़ाई हमेशा मुश्किल होने वाली थी, लेकिन जिस मार्जिन से ट्रंप जीता है, जिस रेप्यूटेशन के बावजूद ट्रंप जीता है, उससे बात साफ हो जाती है कि डेमोक्रेटिक पार्टी लेफ्ट थिंकिंग, उनके ऑपरेशंस, उनके कम्युनिकेशन में भारी प्रॉब्लम है, ना कि वोटर के दिमाग में। आंकड़े आप थोड़ा देख लो, आप समझ जाओगे कि डेमोक्रेटिक पार्टी में और लेफ्ट थिंकिंग में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रंप 20 सालों में, इस उम्र में 20 सालों में पहला रिपब्लिकन प्रेसिडेंट बनता है जो पॉपुलर वोट भी जीत लेता है अमेरिका में, तो वहां भी कोई सवाल नहीं है। ट्रंप ने इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स में भी कमला हैरिस को क्लियर मात दे दी है, 270 तो आराम से पार कर लिए। सारे स्विंग स्टेट्स ट्रंप की तरफ चले जाते हैं। 7 स्टेट्स की बात कर रहा हूं जहां कोई भी जीत सकता था, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन, लेकिन वो सारे ट्रंप के पास चले गए। राज्यसभा या अमेरिका का सेनेट, वो भी रिपब्लिकन के पास चले गया। लोकसभा या वहां का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वो भी रिपब्लिकन के पास चला गया। अब असली 400 पार तो ट्रंप ने कर लिया, लेकिन इतनी भारी जीत एक कन्विक्टेड, इंपीच, डिसग्रेस कैंडिडेट को मिली कैसे? ये बात तो डेमोक्रेट्स के लिए भी उन्हें 4 साल तक उन्हें सोने नहीं देगी। या फिर वो चद्दर तान कर आज से ही सोना शुरू कर देंगे, बोलेंगे जेंडर और रेस का इशू था, हमारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन फैक्ट्स कुछ और बयां कर रहे हैं। शायद इस इलेक्शन का सबसे चौंका देने वाला फैक्ट है रेस को लेकर। स्टार काउंटी इन टेक्सास, जिसे अमेरिका का सबसे ज्यादा हिस्पैनिक जगह माना जाता है, 97% पॉपुलेशन यहां हिस्पैनिक है, वहां ट्रंप 58% वोट से जीतता है। यह वो काउंटी है जो करीबन 130 साल से डेमोक्रेट्स को जिताते आया है, लेकिन अब ट्रंप के चलते रिपब्लिकन पार्टी वहां जीत जाती है। तो ब्लैक वोटर्स में आपको बढ़ोतरी मिलती है, हिस्पैनिक वोटर्स आपको जम के ट्रंप के लिए वोट करते हैं। जिन माइनॉरिटीज का चैंपियन डेमोक्रेट्स को देखा जाता था, वो ट्रंप के साथ हो गए हैं। गजब की फकीरी है डोनाल्ड में। और ये यूरोप और इंडिया में भी बाय द वे सेम स्टोरी देखी जाती है। जो लेफ्ट पार्टीज, जो माइनॉरिटीज का ट्रस्ट जिनके पास था, अब वो ट्रस्ट इरोड हो रहा है। वही 10 मिलियन से भी ज्यादा वोटर्स जिन्होंने पिछली बार बाइडेन
उनको वोट दिया था वो इस बार वोट देने भी नहीं आए, घर में बैठे रह गए, नोटा दबा दिया, डेमोक्रेटिक पार्टी से अपसेट होकर, उनकी पॉलिसी से अपसेट होकर। और इसका धक्का ऑफ कोर्स कमला को जरूर लगा। रेस और जेंडर अमेरिका की कंजर्वेटिव सोसाइटी में मुद्दा है, इस पर डिबेट नहीं है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि रशीदा तालिब, इलान ओमर एंड समर ली सब अपने सीट से जीतते हैं जहां कमला हैरिस हारती है। ऐसा क्यों हुआ? यह जानना जरूरी है अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिबरल पार्टीज के लिए भी कि कहां गलतियां हो रही हैं। देशभक्त के आज के एपिसोड में यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कमला हैरिस जैसे लिबरल्स बार बार इलेक्शन में हारते आए हैं और हारते रहेंगे जब तक वो अपनी गलती नहीं मानेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी और थिंकिंग नहीं बदलेंगे। बात आज मेजरली अमेरिकन इलेक्शंस की होगी, लेकिन साफ साफ आप देख पाएंगे कि कैसे पैरेलल्स बनते हैं। चाहे आप साउथ अमेरिका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, एशिया में ले लीजिए, सारे लिबरल पार्टीज और राइट विंग के साथ यही खेल चल रहा है। नंबर 1, जैसा कि बहुत सारे देशों में होता है, अमेरिका में भी कट्टर डेमोक्रेट मिलेंगे, कट्टर रिपब्लिकन वोटर्स मिलेंगे। अब उनका वोट तो बिल्कुल तय होता है, पहले से ही मालूम होता है कि भाई इतने वोट तो आने वाले हैं। लेकिन इलेक्शंस का जो नतीजा होता है वो अनडिसाइडेड मिडिल वोट्स करते हैं, माने वो लोग जो ना इसकी भक्ति करते हैं ना उसकी भक्ति करते हैं। ऐसे वोटर्स को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है कैंडिडेट की ऑथेंटिसिटी और कैंडिडेट की क्लैरिटी, ना कि ऊंची ऊंची बातें, बड़ी बड़ी डींगे, इsoterical बातें, मैं बोल रहा हूं तुम सुनो, या फिर आओ कविता का पाठ करते हैं। What can be unburdened by what has been? What can be unburdened by what has been? What can be unburdened by what has been? चाहे जितना भी क्रास और रूट ट्रंप लगे किसी को भी, वो जैसा है वैसा ही दिखता है। हिपोक्रेसी की जगह लोगों को ट्रंप की इडियोसिटी ज्यादा पसंद आती है लगा, क्योंकि इसके सामने कमला हैरिस के साथ जो है ना वो उल्टा खेल चल रहा है। सब कुछ केयरफुली मैनेज्ड है, सब कुछ कल्टीवेटेड है, सब कुछ कोरियोग्राफ्ड है, क्या बोलना है, किससे बात करनी है, सब कुछ बैलेंस रखो, किसी को गुस्सा मत करो, सबको साथ लेकर चलो। लेकिन विंस्टन चर्चिल ने इस संदर्भ में एक बार कहा था, टू ट्राई टू बी सेफ एवरीवेयर इज टू बी स्ट्रॉन्ग नोवेयर। इसी बैलेंस और सेफ्टी के चक्कर में कमला एक स्ट्रॉन्ग इमेज अपना नहीं बना पाई, जो स्ट्रॉन्ग इमेज अमेरिकन्स को बहुत पसंद है। उनको अपने लीडर को एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में देखना होता है। 56 इंच यू सी। अपने हिपोक्रेसी और बैलेंस की वजह से, करने की कोशिश की वजह से कमला एक्चुअली होता क्या है, मुंह के बल गिरती हैं। मुस्लिम अमेरिकन के साथ गाजा के बारे में कुछ और बोलती है, जूइश अमेरिकन के सामने कुछ और बोलती है। भाई लेकिन आज के डेट में, डिजिटल जमाने में ऐसी हिपोक्रेसी तो आराम से पकड़ी जा सकती है। उसके ऊपर आप अपने ही पार्टी में पैलेस्टाइन को लेकर अगर कुछ आवाज उठती है, अपने मेंबर्स की आवाज उठती है, उसको आप दबाने की कोशिश करती हो, बैकफायर तो होना ही था। इसीलिए मुस्लिम अरब अमेरिकन्स ने, उनका एक बड़ा तबका, उन्होंने वोट देना ही सही नहीं समझा। मान लो नोटा कर दिया घर पर बैठे बैठे। ऐसा नहीं है कि ट्रंप गाजा में वॉर रुकवा देगा या उसका दिल पसीज जाएगा गाजा के लिए या पैलेस्टीनियंस के लिए, लेकिन कम से कम ट्रंप ने झूठी दिलासा तो नहीं दिए कहीं। नंबर 2, एक टाइम पर जब अमेरिकन्स ने साफ साफ बोल दिया कि हमें चेंज की जरूरत है, खासकर कि बाइडेन के राज के बाद, तो कमला हैरिस के कैंपेन ने कहा ना 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 ना, चेंज की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक ही तो चल रहा है, तुम लोग को कुछ मालूम नहीं है, बैठ जाओ, मैं बताती हूं। इमिग्रेशन, मिनिमम वेज, हेल्थ केयर, गाजा में चल रहे जेनोसाइड, मेरे पास कुछ नया नहीं है ऑफर करने के लिए, मैं बाइडेन पार्ट 2 बनकर आई हूं तुम्हारे सामने। डेमोक्रेट्स आंकड़े दिखाते रहे कि देखो देखो इकोनॉमी तो कितनी अच्छी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना कम हो गया है, लेकिन जनता बोली कि भाई हमें तो अपने हालत अभी भी फटीचर ही लग रही है, हमें तो अच्छे दिन का अनुभव नहीं हो रहा है। इन्फ्लेशन ले लो, रेंट ले लो, ग्रोसरी ले लो, हर जगह आग लगी हुई है। आपके पास कोई प्लान है क्या? लेकिन कमला के पास तो कोई प्लान था ही नहीं, कोई ग्रैंड विजन था ही नहीं। उधर ट्रंप ने हर किस्म का वायदा करके रखा है अमेरिका के लोगों के साथ। अरे उनमें से आधे से ज्यादा वायदे झूठे हैं, कभी सच होंगे भी नहीं, लेकिन यही है पॉलिटिक्स। नंबर 3, अमेरिका में मैगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ब्रिटेन में ब्रेक्सिट, इंडिया में अच्छे दिन। राइट के पास हमेशा एक ग्रैंड विजन होता है, एक बड़ा प्लान होता है जो लोगों को कम से कम लुभाता है कि नेता हम सब से आगे हमारे देश के बारे में एक ग्रैंड प्लान की कल्पना कर चुके हैं। अब बाद में मैगा, ब्रेक्सिट, अच्छे दिन का क्या होगा हमें सबको पता है, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए एक विजन, एक स्टोरी, एक जुमला बहुत जरूरी होता है। यह काम लिबरल्स आज तक कभी ठीक से नहीं कर पाए हैं, बस फैक्ट्स में ही बिजी रहते हैं, विजन जीरो है। नंबर 4, विजन अगर हो भी गया तो क्या कर लोगे? ट्रंप के जीत के पीछे ये 2 कैंपेन मैनेजर्स हैं,
सूजी एंड क्रिस, बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन्होंने अपने विक्ट्री स्पीच में। सूजी का नाम तो ट्रंप बार बार लेते हैं। जो इंसान अपने बारे में सिर्फ बात करता है वो 7 बार सूजी का नाम लेता है। क्यों? क्योंकि सूजी जैसे शार्प कैंपेन मैनेजर्स ने ट्रंप को व्हाइट हाउस की चाबी छीनने में बहुत ज्यादा मदद की है। ट्रंप कैंपेन में जल्द ही यह बात समझ गए थे, बहुत पहले समझ गए थे। यंग अमेरिकन मैन बाइडेन से नाखुश होकर डेमोक्रेटिक पार्टी से दूर हो रहे थे और ट्रंप के पास ओल्डर व्हाइट मैन ऑलरेडी था ही एज अ वोट बेस। उसने फिर जी जान लगा दी यंग मैन को अपने तरफ करने के लिए और ट्रंप ने फिर से मेन स्ट्रीम मीडिया को बाईपास करते हुए पॉडकास्टर से बात किया, सोशल मीडिया पर अपना जाल बिछाया। राइट विंग नेल्क बॉयज पॉडकास्ट से शुरुआत की, फिर रॉस पॉडकास्ट, लोगन पॉल, थियो वॉन, जो रोगन। अमेरिकन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि प्रेसिडेंट इलेक्ट ने पॉडकास्टर्स को धन्यवाद दिया है अपने एक्सेप्टेंस स्पीच में। उधर कमला हैरिस और डेमोक्रेट्स, न्यू मीडिया का तो अंदाज ही नहीं है, समझ में ही नहीं है कि कितना बड़ा होल्ड है, कितना ज्यादा पावर है न्यू मीडिया में। बहुत को तो इंटरव्यू देने से ही मना कर दिया, जैसे कि जो रोगन का इंटरव्यू हुआ ही नहीं कभी। मेन स्ट्रीम इंटरव्यूज भी उतने अच्छे नहीं निकले। ये ठीक इंडिया में कांग्रेस वाली हालत है, गोदी मीडिया पर भरोसा नहीं है, डिजिटल मीडिया प्ले समझ में नहीं आता है। नंबर 5, एक और चीज जो लेफ्ट आज ठीक से नहीं कर पाती है, अपने डिफेंसेस को सॉलिड बनाना। इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा अमेरिका में ऑलरेडी गरमाया हुआ था। हैरिस ने कोई पॉलिसी, कोई सोल्यूशन नहीं दिया, तो ट्रंप ने इमिग्रेशन का मुद्दा ही हथिया लिया और मस्क की मदद से इस बात को फैला दिया कि ओपन बॉर्डर्स से इस देश को खतरा है। और कमला लोगों को जानबूझकर देश के अंदर ठूस रही है, इलीगल माइग्रेंट्स को इंकरेज कर रही है जिससे वो इलेक्शंस जीत सके। ये फ्रॉड हो रहा है उसके ऊपर अमेरिकन टैक्स डॉलर्स के खर्चे पर। इलीगल इमिग्रेंट्स को टैक्स डॉलर के पैसे से अंदर लाया जा रहा है, खिलाया पिलाया जा रहा है। लेकिन जब कमला हैरिस ने ट्रंप को अबॉर्शन के मुद्दे पर ब्लॉक करने की कोशिश की, ट्रैप करने की कोशिश की, तो ट्रंप ने बहुत शातिर तरीके से कहा स्टेट्स की जिम्मेदारी है, स्टेट जैसा फैसला करेगा मेरे लिए वो ठीक है। तो अपने अबॉर्शन स्टैंड को वो चेंज करते हैं स्ट्रेटेजिकली और स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देते हैं। उधर इमिग्रेशन का मुद्दा कितना सीरियस है आप इस बात को समझो कि अपने एक्सेप्टेंस स्पीच में ट्रंप ने सबसे पहले इलीगल इमिग्रेंट्स की बात की और डे 1 से उनका एजेंडा होगा मास डेपोटेशन। तो जनता का जो डर है ना, उस पर प्ले करना बहुत अच्छी तरीके से आता है राइट को। वही लिबरल की बात है कि भैया वो नहीं समझते हैं कि इलीगल माइग्रेशन कोई प्रॉब्लम है, कोई इतना ज्वलंत मुद्दा है, समझ ही नहीं पाए, भाप ही नहीं पाए लोगों को। नंबर 6, इमिग्रेशन से भी ज्यादा एक और अहम मुद्दा है, ठोस मुद्दा नहीं है लेकिन इमोशनल मुद्दा है, सेंटिमेंट का। आज के डेट में एक लिबरल अमेरिकन होने का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच वो भी लेफ्ट में ना है, कुछ भी बोल के देख लो लेफ्ट के खिलाफ। कैंसिल कल्चर बोलने से पहले आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। 4 हॉलीवुड स्टार्स ने आपको सपोर्ट कर दिया, लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ा। लोगों के अपने स्टार्स हैं आजकल सोशल मीडिया पर। और डेमोक्रेसी, लिबर्टी, वैल्यूज, जस्टिस, इसकी बात कम ही की जाए अभी अमेरिका में तो बेटर होगा, खास करके जो गाजा में हो रहा है उसके बाद। तो डेमोक्रेट्स के पास ऐसा क्या था जिसके वजह से वो लड़ बनने के लिए तैयार है अमेरिका के लिए? एबॉर्शन का मुद्दा था लेकिन वो उतना चला नहीं। कमला का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट यह था कि मैं ट्रंप नहीं हूं। लेकिन पॉलिटिक्स में जीत उस वजह से आपको मिलती नहीं है। इंडिया में भी हमने देखा था जब कांग्रेस ने कोशिश किया था कि चौकीदार ही चोर है, लोगों ने कहा ठीक है चौकीदार चोर होगा, तुम अपना प्लान तो बताओ, तुम अपना मुद्दा तो बताओ। और 2019 में फिर क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन में। तो जब अमेरिका की जनता ने कमला हैरिस को देखा और पूछा आपके पास मुद्दा क्या है, आपके की इश्यूज क्या है, तो उनको कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर ना मिले कि कमला किस चीज के लिए भिड़ने के लिए तैयार है, लड़ मरने के लिए तैयार है। उधर ट्रंप के पास मुद्दे ही मुद्दे थे, टैक्स का मुद्दा, टैरिफ का मुद्दा, इमिग्रेशन का मुद्दा, मैगा का मुद्दा। हाल ही में हमने कांग्रेस से भी यही पूछा था आपके कोर मुद्दे क्या हैं, हमने अपने एपिसोड में पूछा था। हिमाचल प्रदेश में तो मोदी मॉडल, बुलडोजर मॉडल आप लाना चाहते हो, योगी मॉडल लाना चाहते हो, तो कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं आपके पार्टी में जिसे आप कॉम्प्रोमाइज करने से बिल्कुल इनकार करोगे? जवाब तो नहीं मिला, जूते बहुत पड़े। नंबर 7, आज जैसे कांग्रेस पार्टी इंडिया में अपने आप को बिखरा पाता है, उसी तरीके से डेमोक्रेट्स अपने आप को अमेरिका में बिखरा पाते हैं। अपने लोग अपने ऊपर ही थू थू कर रहे हैं। आप बताइए, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रह चुके बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि चौंकने की कोई जरूरत नहीं है कि वर्किंग क्लास अमेरिका ने डेमोक्रेटिक पार्टी का हाथ छोड़ दिया है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने वर्कर्स का हाथ सालों पहले छोड़ दिया था।
बर्नी शायद प्रेसिडेंट होते आज, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी और उसका सुपर डेलीगेट सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक सॉलिड कैंडिडेट उन्होंने वेस्ट किया। आइडियाज बर्नी सैंडर्स के पास सॉलिड थे, यूनिवर्सल हेल्थ केयर ले लीजिए, बेटर चीपर एजुकेशन ले लीजिए, इंक्लूजन ऑफ ऑल माइनॉरिटीज विदाउट क्वेश्चन ले लीजिए। आज डेमोक्रेटिक पार्टी ना इधर है ना उधर है, चाहे यूएस ले लो, यूके ले लो, इंडिया ले लो, अगर फाइटर कैंडिडेट नहीं उतारोगे मैदान में तो भाई भूल जाओ। अब नंबर 8, एक काम जो डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया है, अच्छे से किया है, वो है वोकिज्म को बढ़ावा देना। पिछले कुछ सालों में जेंडर आइडेंटिटी, वोक आइडियोलॉजी अमेरिका में अचानक से काफी ज्यादा एक बड़ा मुद्दा बन गया है, बहुत पॉपुलर बन गया है। आइडेंटिटी ठीक है, आपको मुबारक हो, लेकिन यहां तक कि भाई स्कूल में, स्टेट स्कूल्स में फैसला किया जाएगा कि आपका बच्चे का जेंडर क्या है, और प्यूबेरिटी ब्लॉकर्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे वो भी पेरेंट्स को नहीं बताया जाएगा। भाई ये कैसा जेंडर एफर्मेशन हो रहा है यहां। इससे अमेरिकन सिटीजंस ने स्टेट ओवररीच का सिंपल एग्जांपल देखा, घबरा भी गए, और ये ओवररीच था भी। खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, रेंट के लिए पैसे नहीं है, पेट्रोल का दाम ऊपर बढ़ रहा है, और डेमोक्रेट्स को जेंडर की पड़ी हुई है। वोकिज्म अपने आप में अब एक डर्टी शब्द बन गया है, क्योंकि इसको इतनी गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया है कि ये एक डर्टी वर्ड बन गया है। नंबर 9, नई टेक्नोलॉजी का इजाद कोई भी कर ले, लेफ्ट लिबरल्स उसे ढंग से पॉलिटिक्स में और इलेक्शन में यूज नहीं कर पाते हैं। चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, और अब ट्विटर या पॉडकास्ट हो। लेफ्ट अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर यकीन करती है, जिस पर लोगों का यकीन सालों पहले खत्म हो चुका है। उसके ऊपर अगर इलॉन मस्क आपके साइड आ जाए तो क्या कहने। मस्क ने अपना पैसा, अपना टाइम, अपना रेप्यूटेशन दांव पे लगा दिया ट्रंप के लिए। ट्विटर या एक्स कह लीजिए, ट्रंप कैंपेन का सबसे बड़ा हथियार बन गया, डिजिटल टूल बन गया। इलेक्शन से ठीक पहले कंस्पिरेसी थियरीज भी फ्लोट कर दी गई मस्क द्वारा कि कैसे इलेक्शंस को डेमोक्रेट्स रिग करना चाहते हैं। मस्क ने ट्वीट भी किया, इफ ट्रंप डजंट विन दिस इज द लास्ट इलेक्शन। अब बताइए, अगर आप इस तरीके से लोगों को डराएंगे तो फिर तो लोग डरेंगे ही। और डेमोक्रेसी में एक नई तरीके का आविष्कार हो रहा है, जहां जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास रीच है, उसके पास पॉलिटिकल पावर होगा, सरकार का एक्सेस होगा। ये अमेरिका में नहीं, अब दुनिया भर में आप ये देख पाओगे कि और भी ऐसे इलॉन मस्क पैदा होंगे दूसरे देशों में भी। इस बार लेफ्ट लिबरल्स को टेक्नोलॉजी की भारी मार फिर से झेलनी पड़ेगी, दूसरे देशों में भी झेलनी पड़ेगी, ये देखना है। लेकिन लॉजिक और हिस्ट्री तो यही कहता है कि पावरफुल टेक्नोलॉजीज लेफ्ट नहीं इस्तेमाल कर पाती है। पॉइंट नंबर 10, फाइनली, कितनी गलती कमला हैरिस की थी और कितनी डेमोक्रेटिक पार्टी की थी। देखिए, कमला के पास थे तो सिर्फ 100 दिन कैंपेन करने के लिए, उसने किया जो उससे बन पड़ा। उससे बड़ी गलती जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी की है। डेमोक्रेटिक पार्टी में लोगों को बाइडेन की बिगड़ती मानसिक हालत के बारे में, डीजेनरेटिव हालत के बारे में मालूम था, लेकिन वो चुप रहे। सही टाइम पर बाइडेन अगर विड्रॉ कर लेता तो एक अच्छी तरीके से यंग, मे बी वेल स्पोकन कैंडिडेट ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक प्राइमरी से ही उभरता, जो प्रॉपर सिस्टम है उससे उभरता, ना कि लास्ट मोमेंट रिप्लेसमेंट कमला हैरिस होती। हो सकता है कहानी कुछ और ही होती, इलेक्शन रिजल्ट कुछ और ही होता। लेकिन बाइडेन को भी लगा होगा, ठीक है, एज हो रही है मेरी, पार्ट टाइम प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, कोई बात नहीं। और यही लेफ्ट लिबरल्स की बहुत बड़ी एक फेलियर है। पॉलिटिक्स 100 मीटर डैश नहीं रह गया है। आज कैंडिडेट बदल बदल कर आप रेस नहीं जीत सकते हो, लास्ट मिनट में इलेक्शन लड़के रेस नहीं जीत सकते हो। पॉलिटिक्स अब फुल टाइम 24/7 365 डे अ ईयर, सुबह शाम सोते नहाते अगर आप पॉलिटिक्स नहीं सोच रहे हो तो पॉलिटिक्स नहीं खेल सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप यही करता है और आज इसीलिए वो फिर से प्रेसिडेंट बन गया है। तो जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेट्स अभी बहुत गुस्सा हैं, ट्विटर पर मीम्स बन रहे हैं, उसके ऊपर ट्विटर पर रोना धोना चल रहा है। लेकिन समय तो इंट्रोस्पेक्शन का है, एक दूसरे को अब्यूज करने का नहीं है। और दुनिया भर में जो लिबरल पार्टीज हैं, लिबरल सपोर्टर्स हैं, उनको यह सोचना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि राइट विंग इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग, राइट विंग इतना ज्यादा फोकस हो रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार इलेक्शन जीत रहे हैं। हर बार सिस्टम और ईवीएम और लोगों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, नए टूल्स, नए मेथड्स को एडॉप्ट करने से होगा। और इसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में, दुनिया में हमेशा एक ऑपोजिशन होता है और एक गवर्नमेंट होता है। और ऑपोजिशन का रोल हम अक्सर भूल जाते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट को ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो कुछ भी कर लेगा और फिर वो ऑटोक्रेटिक पावर बन जाएगा। और इसीलिए बहुत जरूरी है, चाहे वो अमेरिका में हो, इंडिया में हो, यूके में हो, ब्राजील में हो, एक ऑपोजिशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ऑपोजिशन को भी वही पैतड़े समझने होंगे कि आप काटोगे कैसे अपने ओपोनेंट को। अपने हाई थ्रोन पर बैठ के काम नहीं चल पाएगा। वैसे हमारे तो अच्छा है,
ट्रंप जैसे लीडर जब भी आएंगे तो हमारे लिए तो पॉलिटिकल कंटेंट और भी ज्यादा है। तो अमेरिका में सटायरिस्ट तो अभी बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि उनके तो लेट नाइट शोज और उनके सटायर तो चलते रहेंगे, क्योंकि ट्रंप के तो हंसी के फुवारे निकलते ही रहेंगे। यहां देशभक्त पर भी हम नजर रखेंगे, चाहे अमेरिका हो या इंडिया हो। पॉलिटिक्स पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, बहुत सारे लोग प्रेरित होने वाले हैं इस अमेरिकन इलेक्शन से, और इसको समझना इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस तरीके का जो उबाल है उसको काटा कैसे जाए, डेमोक्रेसी को बैलेंस में कैसे रखा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।